नमस्कार दोस्तों, सुबह के बज चुके हैं 9। जुड़ चुके हैं आप हमारे साथ NME कॉर्नर पर लाइव। सुबह 9 बजे ही, जैसे ही 9 बजे की घंटी बजती है, हम आ जाते हैं लाइव आपके साथ यूट्यूब पर, जहां आज हम आपसे चर्चा करेंगे गवर्नर जनरल की। गवर्नर जनरल के साथ ही हम आपसे ये बात करेंगे कि बंगाल के गवर्नर जनरल की बात करेंगे। हम आपसे बात करेंगे कि गवर्नर की बात करेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की बात करेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की बात करेंगे और वायसराय की। यानी जो हम आपसे कहना चाहते हैं कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, कि 1757 से लेकर टोटल जब तक क्रांति नहीं हो जाती हमारे यहाँ 1857 की क्रांति, यानी 1858 तक की जितने भी गवर्नर जनरल या गवर्नर या वायस जो भी कुछ होते हैं, इन सब की हम आपसे डिटेल में चर्चा करेंगे। एक एक बिंदु से आपकी हमारी बात होगी। तो आइए NME कॉर्नर के इस लाइव सेशन में को ज्वाइन कीजिए जल्दी जल्दी, और नीचे कमेंट करते रहिए दोस्तों। और हाँ, आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, और जहाँ तक हो सके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चलिए आज के प्रश्न की, आज की वीडियो की इम्पॉर्टेंस आपको बता दें कि इम्पॉर्टेंस क्या है। आज की वीडियो में आप देखेंगे जितने भी आपके एग्जाम होते हैं, यहाँ से 2 क्वेश्चन होने वाले हैं हर एक हाल में। 2 प्रश्न एकदम आते ही आते हैं, चाहे आप ध्यान रखिए, चाहे आप कोई लोअर एग्जाम दे रहे हैं या कोई अपर दे रहे हैं। लोअर एग्जाम जैसे आपको हम बताएं, लोअर PCS या RO या फिर एक चीज़ और देख लें, आप UPSC के अलावा जो कमीशन कराता है उसके अलावा एग्जाम देखिए, बैंक, SSC, रेलवे, ये सब में तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ से 2 से 3 प्रश्न डायरेक्ट दिए जाएंगे वहाँ से, कि किसके गवर्नर काल में हुआ, दास प्रथा किसने अंत की, ये सब सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं यहीं से। देखिए 1773 के पहले की हम पहले बात करेंगे कि 1773 के पहले कितने गवर्नर हुए, उनकी क्या चर्चा है। उसके बाद हम बात करेंगे आपसे कि 1773 से लेकर आगे कौन कौन से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो रहे हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले 1773 से पहले की हम आपको एक छोटी सी लिस्ट देना चाहते हैं। उस लिस्ट को आप समझिए, और जब आपको ये बात क्लियर हो जाए कि उस लिस्ट में क्या है तो आप बताइए। देखिए सबसे पहले 1773 से पहले की हम बात करेंगे कि पहले स्टार्ट हमारी कहानी होगी 1757 से। 1757 में जब पहली बार प्लासी का युद्ध होता है और अंग्रेज विजय होते हैं, तो जो गवर्नर बनता है उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। इसे एक अन्य नाम से और जाना जाता है, जिसे लॉर्ड क्लाइव के नाम से भी जाना जाता था। ये टोटल 3 सालों तक गवर्नर रहा। इसके 2 शिफ्ट मिलेंगे आपको। रॉबर्ट जो क्लाइव है, RC लिखेंगे हम, रॉबर्ट क्लाइव, ये 1757 से लेकर 1760 तक गवर्नर रहता है, लेकिन बीच में 1760 से 65 तक बेंशीटाट आते हैं। उसके बाद फिर इसका जो दूसरा कार्यकाल होता है वो होता है 1765 से लेकर 1767 के बीच में। 2 बार के कार्यकाल में भारत में आता है, और दोनों के कार्यकाल में अगर हम बात करें तो क्या क्या इसकी उपलब्धियां होती हैं। तो सबसे पहले कार्यकाल की हम बात करेंगे। पहले कार्यकाल में ये, इसके लिए आप देखेंगे इसी के समय होता है कौन सा वार, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध जैसा कि आप जानते हैं 1757 में होता है। अंग्रेज यहाँ विजयी होते हैं और बंगाल के नवाब यहाँ हारते हैं, और उसके बाद शासक बनते हैं मीर जाफर। ये आपको इतनी बातें स्पष्ट होनी चाहिए। इसके बाद जो ये काल 1760 तक का जो समय बीतता है, उसके बाद अगले गवर्नर जो होते हैं उनका नाम था बेंशीटाट। नाम लिखेंगे हम, ध्यान रखिएगा, जितनी महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी वो चीज़ हम गवर्नर जनरल की यहीं पे कवर करते हुए चले जाएंगे। देखिए बेंशीटाट का जो कार्यकाल है वो 1760 से लेकर 1765 के बीच में है, और इसी बीच में आपको पता होगा दूसरा महत्वपूर्ण युद्ध होता है जिसका नाम है बक्सर। बक्सर कब होता है? 1764 में बक्सर हो रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण वार है, जो भारत में ये निर्णायक बताती है कि एक तराजू की कंपनी कैसे तलवार की कंपनी में बदल गई। ये 1764 का युद्ध है। इसके बाद फिर 1765 में आप देखेंगे फिर दोबारा
आते हैं कौन, रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड क्लाइव, यही जो इसके पहले बना था। और ये आते ही पहले एक संधि करता है बक्सर के युद्ध के बाद, कौन सी, इलाहाबाद की संधि। ये आपको नोटिस करने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है कि जब युद्ध चल रहा था तो गवर्नर विंसीटार्ड था, लेकिन युद्ध के बाद जो संधि हुई, इलाहाबाद की संधि, उस समय गवर्नर लॉर्ड क्लाइव था। और लॉर्ड क्लाइव की ही चालाकी से आप देखेंगे उसने मुगलों के साथ एक अलग संधि की, अवध के साथ एक अलग ट्रीटी करता है और बंगाल के नवाब के साथ एक अलग संधि करता है। और हर संधि में वो कुछ न कुछ लाभ प्राप्त करता है और अपने कंपनी को वर्चस्व देता है। ये सबसे बड़ी चालाकी करता है कौन, लॉर्ड क्लाइव। और इसी के लिए लॉर्ड क्लाइव को भेजा गया था केवल 2 साल के लिए, और वो 1765 से लेकर 1767 तक भारत में रहता है। उसके बाद आप देखेंगे ये एक विशेष काल की स्टार्ट करता है जिसे डायर्की बोलते हैं, द्वैध शासन बोलते हैं। द्वैध शासन की शुरुआत करता है। अब देखिए जो द्वैध शासन है, इसमें इस पीरियड में अगर देखें द्वैध शासन का जो कार्यकाल था वो कब तक था कि 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद स्टार्ट होता है और ये चलता है 1772 तक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इसका कार्यकाल। आप देखिए 1772 तक ये द्वैध शासन चलता है, जहाँ पर प्रशासन देखने का काम नवाब को, निजामुद्दौला को सौंपा गया था, और साथ ही साथ जो इसके अलावा जो राजस्व वसूली था वो अंग्रेज अपने तहत खुद लिए थे, जिसके लिए हमने आपको बताया था मुराद रजा को उन्होंने नियुक्त किया था, गुलाब राय को नियुक्त किया था, सिहाब राय को नियुक्त किया था, इसकी हमने आपसे चर्चा की थी। अब जब लॉर्ड क्लाइव 1767 तक गवर्नर रहता है, उसके बाद कौन आता है, उसके बाद एक महत्वपूर्ण नाम है बेरेलफ्ट। इन लोगों का केवल नाम जान लीजिए, कोई बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धियां नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उस समय केवल टैक्स कलेक्शन का काम कर रहे थे। बेरेलफ्ट का जो कार्यकाल था वो 1767 से लेकर आप देखेंगे तो ये 69 तक काल था बेरेलफ्ट का। 1769 में कैरेटियर आते हैं, कैरेटियर गवर्नर बन के आते हैं, और कैरेटियर 1772 तक गवर्नर रहते हैं। और आप देखेंगे तो ये जो जो नाम है, ये द्वैध शासन के रूप में इस कार्यकाल को जाना जाता है इनके। अब देखिए द्वैध शासन में कितने गवर्नर थे, इनकी आपको ही चर्चा करनी है, आपको प्रश्न में पूछा जा सकता है। पहला आप देखेंगे तो स्टार्टिंग फेज में लॉर्ड क्लाइव था। क्यों? इसलिए क्योंकि 65 की संधि के बाद स्टार्ट हुआ था, तो ये 67 तक गवर्नर रहता है। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण नाम है बेरेलफ्ट का। बेरेलफ्ट 1769 तक गवर्नर रहते हैं, और उसके बाद 69 के बाद जो नाम आता है आपको मिलेगा कैरेटियर। और कैरेटियर के बाद एक 72 से 73 के बीच में आप देखेंगे एक और गवर्नर आता है जिसका नाम था वारेन हेस्टिंग। ये 4 गवर्नर जो होते हैं, ये चारों गवर्नर आपके द्वैध शासन के कार्यकाल में रहते हैं। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट। एक चीज और बता दें, इसके बाद एक अधिनियम आता है, एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है। ये रेगुलेटिंग एक्ट था, इसे बोलते हैं RA 1973। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, जिसके तहत एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया जाता है कि बंगाल का जो गवर्नर था, अब ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा। ये एक एक्ट हो जाता है, एक महत्वपूर्ण प्रावधान होता है इसमें कि जो बंगाल का गवर्नर था उसे अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाएगा। और यहाँ से सबसे पहले आपको हमने जैसा कि बताया कि जो वारेन हेस्टिंग था 1772 में, वो क्या था, बंगाल का गवर्नर था, लेकिन इसका कार्यकाल 72 से लेकर 73 के बीच में था। और जब 73 के बीच में था तो ये पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा और अंतिम बंगाल का गवर्नर होगा। यहाँ तक स्पष्ट हो बातें, आगे चले। ये चीज़ थी कौन सी, 1773 के पूर्व कितने जो बंगाल के गवर्नर हुए।
एक बार फिर आपको जो महत्वपूर्ण है यहाँ याद कर लीजिए, यही महत्वपूर्ण है, यही प्रश्न आता है। कौन सा? बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग था। और बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग है, ठीक है। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है? तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल भी वारेन हेस्टिंग है। ये क्लियर? यहाँ से अब आगे चलते हैं, थोड़ी सी आपको हम बात करेंगे यहाँ से क्या, अब इसके बाद हमारी आपसे चर्चा होगी। यहाँ से आप देखिए, वारेन हेस्टिंग की हमने बताया कि आपको एक इमेज दिख रही होगी, ये वारेन हेस्टिंग है। वारेन हेस्टिंग के बारे में हमने बताया कि क्या है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल हैं, ये पहले जी ऑफ बंगाल हैं, यानी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैं। इनके बाद इनके बारे में हमने वारेन हेस्टिंग के बारे में कुछ आपको महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बता दें, और जो आपको यहाँ जानना महत्वपूर्ण है। देखिए, पहली इनके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है। दूसरी चीज़ महत्वपूर्ण यह है कि जब इनका कार्यकाल समाप्त हुआ और जब ये इंग्लैंड गए तो इनके ऊपर महाभियोग चलाया गया था। ये दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ है कि कौन से गवर्नर जनरल के ऊपर महाभियोग चलाया गया, तो वारेन हेस्टिंग हैं जिनके ऊपर महाभियोग चलाया गया था। दूसरी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड और है कि ये इनका कार्यकाल आप देखेंगे 1785 तक है। भारत में ये 1785 तक रहेंगे। अब 1785 के दौरान ये करते क्या हैं, ये पहली बात, ये पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होंगे। दूसरी चीज़ के ऊपर महाभियोग चलाया गया। तीसरा याद रखिए कि इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी, प्रश्न यहाँ से आते हैं, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना में अहम योगदान दिया। तो जान लीजिए एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। इनका काल 85 तक ही है, यानी 85 के पहले होगा। जी हाँ, अब देखेंगे 1784 में दो लोग मिलकर एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करते हैं। कौन कौन? एक पहला नाम है विलियम जोन्स का, विलियम जोन्स पहला नाम। दूसरा नाम, और कहाँ स्थापित हुआ? कलकत्ता में, ध्यान रखिएगा। और दूसरा नाम है कौन? वारेन हेस्टिंग। ये दोनों मिलकर कलकत्ता में विलियम जोन्स कॉलेज की स्थापना करते हैं। और देखिए, वारेन हेस्टिंग को न्यायिक सेवा का जन्मदाता कहा जाता है, न्यायिक सेवा का जन्मदाता। ये देखिए महत्वपूर्ण है। यहाँ से जो वारेन हेस्टिंग से लेकर जो प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, उनमें पहला गवर्नर जनरल, दूसरा महाभियोग से पहली बार, तीसरा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना और न्यायिक सेवा का जन्मदाता। यहाँ तक अगर स्पष्ट हो तो यहाँ से आगे चलेंगे। अब देखिए, ये एक एक्टिंग गवर्नर जनरल होते हैं, बड़ा ही छोटा सा कार्यकाल है। एक्टिंग गवर्नर जनरल की हम अपने डिस्कशन में चर्चा नहीं करेंगे, कोई महत्वपूर्ण एक्टिविटी होगी उसे बता देंगे, ठीक है। उसके बाद कार्यकाल आता है कॉर्नवालिस का। ये जो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं, आप देखिए 1786 से लेके 1793 के बीच में इनका कार्यकाल है। इनके लिए क्या महत्वपूर्ण है, ये जो सिविल सर्विस है जो आप तैयारी कर रहे हैं आईएएस की, ये सिविल सेवा की जनक है। पहली बार सिविल सेवा जैसी सर्विस इन्होंने तैयार की थी। दूसरा महत्वपूर्ण क्या है, ये बिहार यानी जो बंगाल वाला हिस्सा था वहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट लॉन्च किया था, यानी अस्थाई बंदोबस्त इन्होंने ही लागू किया था। अस्थाई बंदोबस्त इन्होंने लागू, और ये एकमात्र ऐसे गवर्नर जनरल हुए हैं या गवर्नर हुए हैं, गवर्नर जनरल जिनकी मृत्यु भारत के उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जिले में हुई है। ध्यान रखिएगा, कहाँ पर? गाजीपुर, जो पूर्वांचल में अवस्थित है, वहाँ पर इनकी मृत्यु हुई है, ठीक है। अब हमारी बात कॉर्नवालिस तक हो गई। इसके बाद जॉन फोर आते हैं। देखिए चौथे नंबर पे आ रहे हैं। पहला हमने वारेन हेस्टिंग के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ बताई। यहाँ से एक मात्र आपको तो जरूर याद होना चाहिए, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। हालांकि जितने हमने इसमें 4 या 5 फैक्ट बताए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिन्हें आपकी ज़बान पर होना चाहिए। इसके बाद हमने आपको कॉर्नवालिस के बारे में बताया कि ये इनकी मृत्यु पहली बार इंडिया में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हुई है। दूसरी, सिविल सेवा के जनक हैं। तीसरा, अस्थाई बंदोबस्त उन्होंने बंगाल के हिस्से में लागू किया था। ये 3 चीज़ यहाँ से महत्वपूर्ण है। जॉन फोर के बारे में जान लें। सर जॉन फोर के बारे में बताते हैं तो इनके लिए जो फैक्ट हो महत्वपूर्ण नहीं याद होगा तब भी काम चलेगा, लेकिन अगर याद होगा तो बड़ी अच्छी बात है। क्या है? इन्होंने एक युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी, वो था खेड़ा का युद्ध।
ये किनके किनके बीच हुआ था? ये हुआ था निजाम, हैदराबाद के निजाम और मराठा के बीच में। समय था 1795 का। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। अब जॉन फॉर के बाद में जिनका कार्यकाल आता है वो थे आपके सामने हैं। देखिए, ये एक छोटा कार्यकाल होता है, बहुत ही छोटा। आप देखेंगे ये इनका कार्यकाल कब से है? 98 से लेकर 98 तक, इसी 3-4 महीने का कार्यकाल है। ये है एलॉर्ड क्लार्क। तो ये बहुत छोटे हैं, ये भी एक्टिंग है। एक्टिंग की हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। उसके बाद महत्वपूर्ण काल आता है वेलेजली का, जो एक महत्वपूर्ण है, जिनके लिए हम हमारे इतिहास में कुछ योगदान है, उसकी हम भी चर्चा करेंगे। वेलेजली का जो कार्यकाल है वो है 1798 से लेकर 1805 के बीच में। ये दोनों इनके कार्यकाल का समय है। अपने इस कार्यकाल के दौरान इन्होंने क्या किया? यह पहली बार इन्होंने एक महत्वपूर्ण संधि लेके आई थी जिसका नाम था सहायक संधि। सहायक संधि ने अंग्रेजों के विस्तार में बहुत बड़ा योगदान दिया है। अगर देखें तो सहायक संधि पर सबसे पहले साइन करने वाला कौन था? तो हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले सहायक संधि पर साइन की थी। सहायक संधि पर जो साइन करने वाले पहले व्यक्ति हैदराबाद के निजाम थे, उन्होंने कब किया था? उन्होंने किया था 1798 में साइन। दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ था वो साइन करने वाला राज था मैसूर। मैसूर ने 1799 में जब टीपू सुल्तान मारा जाता है उसके बाद ये साइन करता है, और उस समय जो चतुर्थ टीपू मैसूर युद्ध होता है, आंग्ल मैसूर युद्ध, उसमें वेलिजली ही लीड कर रहा था, हमने आपको बताया था। उसके बाद 1799 में ही तंजौर साइन करता है। 1799 में तंजौर, 1801 में अवध और 1802 में पेशवा करेंगे, जब वसीम की संधि हो जाएगी। यहाँ तक तो हमने चर्चा की ही है, सब चीज़ें आपके सामने आ ही रही हैं। तो ये थी आपकी वेलेजली का पीरियड। ठीक है, का स्पष्ट। इसके बाद अगर आप देखें तो आपके सामने दिख रहा एक्टिंग है वारले, सर जॉर्ज वारले। ये एक एक्टिंग हुए हैं, इनकी भी हम चर्चा आपके सामने नहीं करेंगे, क्योंकि हम एक्टिंग की हमने पहले बता दी कि हमारे डिस्कशन का पार्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो उनका कोई रोल नहीं है महत्वपूर्ण। इसके बाद जो महत्वपूर्ण नाम है वो है लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो को किस लिए जानते हैं भारत के इतिहास में? लॉर्ड मिंटो का पहले समय जो देखिए 1807 से लेकर इनका समय है लॉर्ड मिंटो का 1813 के बीच में। 1813 के बीच में इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक महत्वपूर्ण, इनके काल महत्वपूर्ण चीज़ हुई है, इन्होंने अमृतसर की संधि की थी। और किनके साथ की थी? और रणजीत सिंह के साथ की थी। राणा रणजीत सिंह के साथ इन्होंने अमृतसर की संधि की थी। ये लॉर्ड मिंटो के काल का महत्वपूर्ण चीज़ था। इसके बाद महत्वपूर्ण जिसका काल आता है वो काल है, अच्छा एक एक्टिंग है, ये जॉन एडम है, ये भी एक एक्टिंग है, इनकी भी चर्चा हमें करना महत्वपूर्ण नहीं है। ओके, अब यहाँ से आगे चलें। लेकिन उसके पहले जिनका कार्यकाल रहता है वो है हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल तो बड़ा महत्वपूर्ण है, इन्हें हम कैसे स्किप कर सकते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल का समय है 1813 से लेकर 1823 के बीच में, एक लंबा समय है 10 सालों का। इस 10 सालों के बीच में इन्होंने देखिए पहला काम किया, पिंडारियों का दमन किया इन्होंने, महत्वपूर्ण है। इनके कार्यकाल में होता है पिंडारियों का दमन किया जाता है। दूसरी चीज़ इनके लिए एक न्यूज की चीज़ है जो अक्सर खबरों में रहती है, खास करके इंडिया नेपाल रिलेशन को लेकर, इंडिया प्लस नेपाल रिलेशन को लेकर खबरों में रहती है, उसका नाम है सिंगोली की संधि। ये क्या है? सिंगोली की संधि क्या है, कब हुई थी? दोनों महत्वपूर्ण चीज़ है। ये हुई है 1814 से लेकर 16 के बीच में। अच्छा है क्या? इसके तहत भारत और नेपाल यानी ब्रिटिश इंडिया की बात कर रहे हैं, ब्रिटिश इंडिया और नेपाल की सीमा निर्धारित की गई थी सिंगोली की संधि के द्वारा। और इसी में उन्होंने कहा था कि जो नदी है, आप देखेंगे जो काली नदी है, काली नदी के इस उत्तर में नेपाल होगा और दक्षिण में इंडिया होगा, ये बात उन्होंने कही। लेकिन आप देखिए जो नदी होती है, नदी का जो उद्गम स्थल होता है ये डिसाइड नहीं है कौन सा है, तो ये चेंज होता रहता है। इस वजह से यहाँ पे विवाद बना हुआ है। और जो काला पानी डिस्प्यूट है, ये
उसी की सहायक नदी है काला पानी, उसी को लेकर डिस्प्यूट बना हुआ है, और नेपाल कह रहा है कि मेरा है और इंडिया कह रहा है मेरा है। इस पर कभी और चर्चा हो जाएगी, लेकिन आप जानिए कि जो हेस्टिंग्स हैं, हेस्टिंग के समय ही सिंगोली की संधि हुई थी। अब यहाँ से एक महत्वपूर्ण कार्यकाल आता है, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही एक ही घटना उसमें महत्वपूर्ण आती है, वह है एमहर्स्ट। एमहर्स्ट के क्या महत्वपूर्ण है, इन्होंने प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध में योगदान किया था, ये इनके लिए महत्वपूर्ण चीज़ थी। बार्ले आपको देख रहे हैं, जो बेरले हैं ये एक्टिंग है, तो इनकी भी हमें चर्चा नहीं करनी है, ठीक है। तो अब इतनी चीज़ें हमने आपसे जो बात की है, अब इससे अगर हम आगे चलें तो आप आएंगे यहाँ पर। यहाँ पर कौन है, यहाँ पे हमारी बात होगी बेंटिंक के बारे में। बेंटिक के समय में आप देखेंगे जो विलियम बेंटिक है, बेंटिक के समय का होता है, ये होता है 1828 से लेके 1833 के बीच का काल, और विलियम बेंटिक ही का कार्यकाल है, जहाँ पर एक अधिनियम आता है 1833, जिसके तहत यह प्रावधान किया जाता है कि अब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैं, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैं, अब ये नहीं रहेंगे, बल्कि क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यानी जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, अब भारत का गवर्नर जनरल हो जाएगा। ये कब प्रावधान किया गया, 1833 में। समय किसका था, समय था लॉर्ड विलियम बेंटिक का। इस तरह से अगर देखा जाए, इन्हीं के कार्यकाल में परिवर्तन हो रहा है कि मील के पत्थर इसलिए बन जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये अंतिम बंगाल के गवर्नर जनरल होंगे, ठीक है, अंतिम, लास्ट। और फर्स्ट क्या होंगे, ये फर्स्ट होंगे, क्या फर्स्ट होंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के गवर्नर जनरल। यहाँ तक स्पष्ट हो। तो अब इनके कुछ फीचर की बात कर लें। किनकी हम बात कर रहे हैं, आपको एक बार और बता दें कि हम लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात कर रहे हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात कर रहे हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में हमने आपसे चर्चा की, क्या बताया हमने, लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में बताया कि ये भारत के पहले गवर्नर जनरल हैं और अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैं। अब देखिए, इनके लिए महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इन्होंने सती प्रथा का अंत किया भारत में। जो सती प्रथा थी, जहाँ पर विधवाओं को जिंदा जला दिया जाता था, ऐसी प्रथाओं का इन्होंने अंत किया, एकदम जड़ से समाप्त कर किया इन्होंने। ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार पूछी जाती है, कई बार पूछी जाती है, और ये समय था 1829 का। ध्यान रखिएगा, कौन सा समय था, 1829 था। और इस एक्ट को पारित कराने में हमारे एक पुनर्जागरण के काल के बहुत ही महत्वपूर्ण ये समाज सुधारक का नाम आता है, जिनका नाम था राजा राम मोहन राय। तो इनका भी नाम आपको याद होना चाहिए। और जिन्होंने विलियम बेंटिक से इनके अच्छे संबंध थे, और उन्होंने अपने बड़ी संघर्ष के कारण आप देखेंगे सती प्रथा का अंत कराते हैं। इसके बाद विलियम बेंटिक के काल में दूसरा महत्वपूर्ण एक चीज और होता है, वो क्या है, ठगी प्रथा का अंत। ये जो ठगी प्रथा है, ठगी प्रथा का भी अंत होता है। अब देखेंगे ठगी प्रथा का अंत कब होता है, इस समय है 1830 का, ठीक एक साल बाद 1830 में ठगी प्रथा का अंत होता है। और इसमें महत्वपूर्ण जो रोल अदा करने वाले हैं, उनका नाम था क्या, स्लीमैन, कर्नल थे ये, कर्नल स्लीमैन का बहुत बड़ा रोल होता है ठगी प्रथा को अंत करने में। ये एक वर्ड जो आपको दिख रहे हैं यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं, आएंगे, आए हैं, ठीक है। विलियम बेंटिक तक हमारी बात हो गई। अब विलियम बेंटिक तक हमारी बात हो गई, तो अब हमारी अब समझिए कि 1833 तक हमारी बात हो चुकी है। अब तक हम बात करेंगे आपसे भारत के गवर्नर जनरल के बारे में। तो यहाँ तक कि पहले हम पीपीटी देखेंगे, फिर हम आगे बात करेंगे भारत के गवर्नर जनरल के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो आइए पीपीटी पर देखिए, हमने बताया कि 1773 से पूर्व के समय जो अधिनियम जो गवर्नर थे, उनकी पहले हमने बात की। हमने बताया कि रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड क्लाइव के बारे में, इनके समय में हुआ था प्लासी का युद्ध। विल्सिटार्ड के बारे में बताया हमने, इनके समय हुआ बक्सर का युद्ध। लेकिन बक्सर के युद्ध के बाद लॉर्ड क्लाइव फिर वापस आते हैं 2 साल के लिए, और वहाँ पे होती है इलाहाबाद की संधि और द्वैध शासन की शुरुआत। द्वैध शासन में आप देखेंगे कौन कौन से गवर्नर थे, एक थे लॉर्ड क्लाइव, बेरेलफ, कर्टियर और वारेन हेस्टिंग। ये चार जो होंगे, ये चारों द्वैध शासन में होंगे। लेकिन
जो वारेन हेस्टिंग होगा ये, इसके बाद जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है उसके तहत ये कहा गया कि जो बंगाल का गवर्नर है वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा, यानी जीजी ऑफ बंगाल होगा। ऐसे में जब ये एक्ट आता है तो समय होता है वारेन हेस्टिंग्स का, इस कारण से वारेन हेस्टिंग्स अंतिम बंगाल का गवर्नर होगा और प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन जाएगा। इसके बाद हमने आपसे बात की 73 से लेकर 1833 के गवर्नर जनरल की। इसमें हमने आपको पहले बताया कि जो वारेन हेस्टिंग्स हैं ये पहला गवर्नर जनरल था और इसके व्यू पर महाभियोग चलाया गया है, और ये भी बताया कि विलियम जोन्स के साथ ही एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करता है 1784 में कलकत्ता में। हाँ, यहाँ पर आप देख लीजिएगा क्या क्या पढ़ाया जाता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कोर्ट में। न्यायिक सेवा का जन्मदाता इसे माना जाता है। इसके बाद कार्यकाल आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस का, और इन्हें हमने बताया कि ये एक चीज़ और जहाँ पर हमने स्टार बनाया है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, उसे आप एन केन प्रकारेण रट डालिएगा, ठीक है। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है ये 1786 से लेकर 1793 के बीच कार्यकाल इनका है, और ये सिविल सेवा के भारत में जनक माने जाते हैं, और अस्थाई बंदोबस्त जो परमानेंट सेटलमेंट था उसे लागू करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। गाजी में, उत्तर प्रदेश के गाजी में इनकी मृत्यु होती है और वहीं पर इन्हें दफनाया जाता है। इसके बाद कार्यकाल आता है सर जॉन शोर का। इनके समय एक छोटा सा युद्ध हुआ था खेड़ा का, जहाँ पर निजाम और मराठा एक दूसरे से टकराए थे। इसके बाद हमने आपसे बात की कि जॉर्ज बारले जो एक एक्टिंग गवर्नर थे उनकी हमने बात की थी हल्की सी, लेकिन वो हमारे लिए नज़र से कोई महत्वपूर्ण नहीं था। उसके बाद लॉर्ड मिंटो आते हैं। लॉर्ड मिंटो ने अमृतसर की संधि की थी, हमने ये बात आपको बताई थी। उसके बाद हमने आपसे बात की थी वारेन हेस्टिंग्स के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, और इनके समय हुई थी संगोली की संधि जो भारत और ब्रिटिश इंडिया के बीच में हुई थी, जिसकी वजह से ये डिसाइड किया गया था कि जो सीमा होगी भारत और नेपाल की वो कैसे निर्धारित होगी, और इसके लिए उन्हें बताया था कि जो काला पानी नदी है उसके जो उद्गम स्थल है उसके उत्तर में कौन सा होगा, नेपाल, उसके दक्षिण में कौन सा होगा, इंडिया। और ये चीज़ वहाँ पे कई नदियों में जैसे कर्नाली नदी में भी ये लागू होती थी, और इसी के उद्गम स्थल को लेकर भारत और नेपाल में विवाद है। भारत मानता है कि इसका उद्गम स्थल कर्नाली का उद्गम स्थल जो काला पानी है उसके उत्तर में होता है, जबकि नेपाल मानता है कि उसके दक्षिण में होता है, और इसी वजह से दोनों चीज़ लेकर सीमा विवाद बने हैं। ये उसका एक महत्वपूर्ण कारण था, ठीक है। अब संगोली की संधि जो हुई थी 1814 से लेकर 1816 के बीच हमने बताया, और वारेन लॉर्ड हेस्टिंग्स ने ही पिंडारियों का दमन किया था। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है, आप यहाँ जानिए इसको। इसके बाद हमने बताया कि प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था एमहर्ट के काल में, बहुत छोटी सी चीज़ है। उसके बाद आप देखिए जो बहुत कम पूछने के चांसेस है, लेकिन हमने एक सीक्वेंस के लिए ये बात कवर की थी। अब उसके बाद आते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1833 का रेगुलेटिंग एक्ट इन्हीं के शासनकाल में आता है, और इस शासनकाल में रेगुलेटिंग एक्ट में ये कहा गया कि अब जो बंगाल के गवर्नर जनरल हैं वो बंगाल के ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया के गवर्नर जनरल होंगे, और इसी प्रावधान की वजह से इनका नाम इतिहास में और दर्ज जाता है कि ये अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गए और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए। ओके, अब यहाँ से आगे जाएंगे, इनके लिए और जो मील का पत्थर देखिए 2 स्टार यहाँ और दिख रहे हैं। एक स्टार है कि सती प्रथा का अंत इन्होंने 1829 में किया है। कौन किया है? विलियम बेंटिक ने। किसके सहयोग से? सहयोग करता है राजा राम मोहन राव। ओके, समय है 1829 का। उसके बाद दूसरा स्टार जो हमें दिख रहा है ये है ठगी प्रथा का अंत। कौन कर रहा है? विलियम बेंटिक। समय कब है? 1830। और किसके सहयोग से? एक कर्नल हैं जिनका नाम है स्लीमैन। ओके, इतनी चीज़ें यहाँ से महत्वपूर्ण थी। इसके बाद हमने आपको बताया कि जो कार्यकाल आता है, जो समय आता है, वो होता है क्या? वो होता है आपके भारत में गवर्नर जनरल का। तो आइए भारत में गवर्नर जनरल की हम चर्चा करते हैं, फिर हम आपसे पीपीटी की बात करेंगे। तो हमारी बात करना है भारत के गवर्नर जनरल के बारे में। हम आपको बता चुके हैं कि आप अभी देख रहे हैं लाइव ये नवीन कार्नर पर, ये लाइव क्लास चल रही है
सुबह 9 बजे से और इस समय टाइम हो चुका है 9:32। आप हमसे जुड़ चुके हैं, लगभग 30-32 मिनट की क्लास आप ज्वाइन कर चुके थे। अब हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, हालांकि अभी हम 10 से 15 मिनट और क्लास लेंगे, जिससे हमारा ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो सके, हम जुड़ सके 1833 से लेकर 1858 तक की बात कर चुके। ठीक है, तो आइए 1858 की यात्रा हम करते हैं। इसके बाद हमने आपको जो बात की थी, हमारी बात हुई थी विलियम बेंटिक तक। विलियम बेंटिक तक हमने आपको बताया विलियम बेंटिक के बारे में कि ये सती प्रथा का अंत करते हैं, ठगी प्रथा का अंत करते हैं। ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल होते हैं और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल होते हैं। इनके ही काल में ही 1833 का रेगुलेटिव एक्ट पारित होता है। ओके, अब चलें यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ से जो आगे बढ़ने जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो क्या है, आप देखिए। इनका काल होता है 1833 से लेकर 35 के बीच में। अब इसके बाद जो नाम आता है वो है मेटकाफ। इसके बाद जो महत्वपूर्ण नाम आता है वो है मेटकाफ का। मेटकाफ का काल अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले 1835 से लेकर 36 के बीच में एक छोटा सा काल है, 1 साल का। ये भी होते हैं कौन, एक्टिंग। इनकी चर्चा हम क्यों करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक महत्वपूर्ण काम किया है। क्या, उन्होंने भारत में प्रेसों के लिए मैग्ना कार्टा लाया था और प्रेसों को मुक्तिदाता कहा जाता है। ये भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता माने जाते हैं। कौन, मेटकाफ। इसलिए आप देखेंगे चार्ल्स मेटकाफ को जो है हम पढ़ते हैं, हम अध्ययन करते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हैं एक महत्वपूर्ण स्टार वाले प्रश्न जहाँ से आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद आते हैं लॉर्ड ऑकलैंड। ऑकलैंड का काल है 1836 से लेकर 1842 के 6 सालों का लगभग काल है। इस काल में आप देखेंगे इन्हीं के काल में प्रथम अफगान युद्ध हुआ था। जब हम कल वाली जो क्लास हमने ली थी उसमें हमने आपसे चर्चा की थी कि आंग्ल अफगान युद्ध, प्रथम अफगान युद्ध में क्या ये रोल अदा करते हैं, और लेकिन वहाँ से अफगान युद्ध में ये हारते हैं। हारने के बाद आप देखेंगे कि वहाँ से वापस आते समय 1843 में ये सिंध का विलय करते हैं। वही बात हुई खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे वाली कहानी हमने आपको बताई थी कल। ठीक है, एक चीज़ और आप यहाँ ध्यान रखें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, खास करके ऑकलैंड को लेकर, वो है जो ग्वालियर के साथ एक युद्ध हुआ था, इसमें ये रोल अदा करते हैं ऑकलैंड। ठीक है, ऑकलैंड तक हमारी बात हो चुकी है। अब यहाँ से हम आगे चले तो हमारी आगे बात होगी एलन बरो के बारे में। ये आपके एलन बरो हैं। एलन बरो 1842 से लेकर 44 के बीच में इनका समय है, और इस समय के बीच में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं इनके एलन बरो के काल में होती है। पहला महत्वपूर्ण जो स्टार वाला है उसे आप ध्यान दीजिए। कौन सा है जो स्टार वाला है, स्टार वाले में है क्या, इन्होंने दास प्रथा का अंत किया था। अब तक 2 प्रथाएं और हमने चर्चा की, एक सती प्रथा जो 1829 में अंत किया था विलियम बेंटिक ने राजा राव के सहयोग से, और दूसरी ठगी प्रथा जो 1830 में अंत हुआ था। कर्नल स्लीमैन का योगदान बहुत बड़ा था उसमें। और तीसरा जो प्रथा है हमने बताया दास प्रथा। दास प्रथा को विलियम बेंटिक नहीं बल्कि एलन बरो के काल में समाप्त किया जाता है, और एलन बरो का काल आप देखेंगे यही समय है जब यहाँ पर दास प्रथा का अंत होता है। और जो आक्रमणता की जो नीति थी इनके काल में बहुत ही पॉपुलर हुई, और इसीलिए इनके नीति को आक्रमणता की काल भी कहा जाता है। ये समय था एलन बरो का। एलन बरो के बाद महत्वपूर्ण नाम जो हमारे सामने आता है 44 से 48 के बाद, वो एक एक्टिंग आते हैं। एक्टिंग की चर्चा हम नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद महत्वपूर्ण नाम आता है सर हेनरी हार्डिंग का। हेनरी हार्डिंग 1844 से लेकर 48 के बीच में इनका कार्यकाल होता है, लगभग 4 साल का। इन 4 सालों के बीच में जो इनकी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उन्हें हम बात करें। ये होता है प्रथम जो पहला आंग्ल सिख युद्ध होता है, इन्हीं के शासन के इन्हीं के काल में होता है। और इन्होंने जो लाहौर की संधि की थी वो हार्डिंग ने ही की थी। जब हम आपसे प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की बात की थी तो वहाँ पे हमने ये बात बताई थी दलीप सिंह के संदर्भ में। और ये जो लाहौर की संधि होती कब होती है, 1846 में। ये महत्वपूर्ण प्रथा इनसे भी जुड़ी है जो चौथी है। ये खास करके चारों मैचिंग के लिए आती हैं और डेट और ईयर के साथ आती हैं। इनके काल में नरबली प्रथा अंत हुई थी। नरबली प्रथा कब अंत हुई थी, ये किससे संबंधित है, महत्वपूर्ण है। नरबली प्रथा का अंत करता है कौन, हार्डिंग। ठीक है, हार्डिंग ने, अब देखिए ऐसे गवर्नर जनरल और प्रथाओं को लेकर प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
आपको सती प्रथा पूछ लेगा, आपको दे देगा ठगी प्रथा पूछ लेगा, आपको देगा दास प्रथा पूछ लेगा, नरबली प्रथा। यहाँ पे आगे गवर्नर जनरल का नाम डिस अरेंज करके आपको मिस अरेंज करके आपसे मैचिंग करवा लेगा। तो आप कहेंगे कि बड़ा कठिन प्रश्न आया था। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको कवर होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से हम आगे चलें। अब देखिए, जो हमारी बात हुई थी हार्डिंग के बारे में, ये एक महत्वपूर्ण स्टार वाला प्रश्न था। ठीक है, इसके बाद जो महत्वपूर्ण काल आता है हार्डिंग के बाद, आप देखिए एक छोटा सा कार्यकाल होता है। किनका? इसके बाद छोटा सा कार्यकाल होता है 44 के बाद, 44 से 48 के बीच, 48 से आप देखिए 1856 के बीच में एक कड़ा कार्यकाल आता है। वो कौन है? वो है, ये छोटा सा कार्यकाल है लेकिन ये इतना भी छोटा नहीं है कि कुछ काम ना हो। ये कार्यकाल है डलहौजी का। डलहौजी, जिसे आप बार बार आपकी चर्चा, हमारी चर्चा इस पर हुई है, और ख़ास करके एक नीति के कारण जिसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। वो नीति कौन सी थी? वो थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। ये सिद्धांत था जिसे कहते हैं व्यपगत का सिद्धांत या विलय का सिद्धांत, विलय की नीति। तो ये डॉक्ट्रिन थी। इस डॉक्ट्रिन के तहत आप देखेंगे कि सबसे पहले सतारा नामक स्टेट को उसने अपने अंदर व्यक्त किया था, मिलाया था। उसके बाद दूसरा कब मिलाया था? समय था 1848। दूसरा जो इससे मिला था वो था जैतपुर, समय था 1849। और तीसरा जो मिला था वो संबलपुर था, वो भी 1849 में। 1852 में उदयपुर और झांसी को, जो महत्वपूर्ण है आपको जानना होगा, वो मिलाया था 1853 में। और इसी के बाद 1857 की क्रांति आ गई। धीरे धीरे बातें बढ़ती जाएंगी और झांसी मिलने को तैयार नहीं था दत्तक पुत्र के लेकर, इशू को लेकर। और वो रोल अदा करता है कौन? वो रोल अदा करता है डलहौजी। ओके, यहाँ तक बातें स्पष्ट हैं। अब आइए डलहौजी की कुछ और महत्वपूर्ण जानते हैं। डलहौजी का कार्यकाल भारतीय इतिहास में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। क्यों? पहली बात हमने बताया कि जिसमें हमने चर्चा हल्की सी की कि व्यक्तिगत का सिद्धांत। अभी हम जितनी भी पॉलिसी हैं, चाहे व्यक्तिगत का सिद्धांत हो, चाहे घेरे की नीति हो, इन सब पे हम डिटेल में बात करेंगे आपसे। हमने आपको शायद नहीं बताया कि घेरे की नीति किसने लाई थी। जो लॉर्ड क्लाइव था, जो प्लासी के युद्ध में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, उसने ही घेरे की नीति लाई थी, बफर स्टेट की संकल्पना लाई थी। तो ये सब चीज़ें भी हम आपको जब पॉलिसी की बात करेंगे तो हमारी आपसे उस पर बात होगी डिटेल में, आप बिल्कुल चिंता ना करें। तो आइए अभी हम थोड़ी सी चर्चा यहाँ पे कर लिए आपसे कि व्यक्तिगत का सिद्धांत क्या था, उसके तहत कौन कौन सीक्वेंस आए। पहले सतारा कैसे आया? सतारा आया, उसके बाद कौन आया? जैतपुर आया 1849 में। 48 में सतारा आता है, 49 में संभलपुर, उदयपुर, झांसी 1853 में। तो ये चीज़ें हमने आपसे बात कर ली। लेकिन इसके बाद जो हमें बात करनी है वो डलहौजी के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें। जो डलहौजी है ये PWD, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जो सड़क बनाने का कार्यभार व्यक्ति है, इसकी स्थापना भारत में करता है, जो आज तक चलती हुई चली आ रही है। दूसरी चीज़, भारत में प्रथम रेलवे की शुरुआत करता है कहाँ से? मुंबई से लेकर थाने के बीच में। समय कितना है? समय है 1853 में। वही समय, ध्यान रखिए, वही समय जिस सन में झांसी को उन्होंने अपने सिद्धांत से, जो अपने व्यक्तिगत का सिद्धांत था डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स है, उससे मिलाया था। उसी समय, उसी वर्ष इन्होंने मुंबई से थाने के बीच में रेलवे की शुरुआत की थी। और लोक शिक्षा विभाग की स्थापना करता है। देखिए ये कितने ही जो प्रगतिशील कार्य है इसके शासनकाल में जरूर हो रही हैं, लेकिन ये स्वभाव से बड़ा ही आक्रामक हुआ करता था। डाक टिकट की शुरुआत इसी के काल में होती है। जो डाक टिकट होता है, डाक टिकट की शुरुआत 1854 में करता है। कि काल में आप देखेंगे बड़ी ही महत्वपूर्ण, जैसे आप फिर से देखें रेलवे की शुरुआत इसके काल में, इसके काल में PWD की स्थापना, इसके काल में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना, इसके काल में डाक की शुरुआत हो रही है, डाक टिकट की शुरुआत हो रही है। इसके काल में जो चीज़ें हो रही हैं आप देखें कितनी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। लेकिन उसके ऊपर जो लांछन लगता है कि वो बड़ा ही साम्राज्यवादी था, अपनी नीति को बहुत ही तेजी से, तीव्रता से लागू करता है, और इस ब्रिटिश को जो विस्तार था बहुत तेजी से किया इसने। अब इसके बाद जो काल आता है वो है लॉर्ड कैनिंग, विस्कॉन कैनिंग के नाम से इन्हें जानते हैं, इनका काल आता है।
विस्कॉन्ट कैनिंग का काल आपको देखेंगे तो 1856 से लेकर 1858 के बीच में दो पहले काल आता है। उसके बाद इनका टोटल कार्यकाल है 1862 तक। लेकिन जो पहले शिफ्ट में हम बात कर रहे थे 1862 के कार्यकाल में अगर हम देखेंगे क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इनकी। पहली बात, इनके ही काल में 1857 की जो महान क्रांति हुई या भारत में क्रांति होती है। दूसरी चीज, इस क्रांति के बाद ही एक एक्ट पारित होता है जिसे 1858 का एक्ट के नाम से जानते हैं। ये 1858 का एक्ट क्या प्रावधान करता है? वो प्रावधान करता है कि भारत में जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं, अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया न होकर वायसराय होंगे। वायसराय का क्या अर्थ होता है? वायसराय का अर्थ होता है कि ब्रिटेन की महारानी का प्रतिनिधि। कि अब हमारे आपके यहाँ महारानी का शासन स्टार्ट होगा, कंपनी का शासन यहीं पे समाप्त होता है। यानी इसी एक्ट के साथ भारत में कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है और महारानी का शासन स्टार्ट होता है। और पहले महारानी के जो प्रतिनिधि बनकर भारत आते हैं वो कौन था? ऐसे प्रश्न आप जा सकते हैं। वो था कैनिंग। और अंतिम कंपनी का प्रतिनिधि कौन था? वो भी कैनिंग था। अब देखिए प्रश्न कैसे एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका सीधे पूछा जा सकता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग है। दूसरा, भारत का प्रथम वायसराय कौन है? भारत का प्रथम वायसराय भी कैनिंग है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आपकी बातें हुई। लेकिन 1858 में आप देखेंगे इसी के शासनकाल में आईपीसी एक्ट पारित होता है। इसी के शासनकाल में आप देखेंगे आईपीसी एक्ट है। इसी के शासनकाल में आप और देखेंगे भारतीय विधि संहिता 1859 में इसी के शासनकाल में आती है भारतीय विधि संहिता। तो जो महत्वपूर्ण रिफॉर्म हुए हैं वो कैनिंग के काल में भी बहुत ज़्यादा में देखने को मिलते हैं। तो आइए इसके पीपीटी देखते हैं। ये थी हमारी पूरी डिस्कशन। 1858 तक हमने आपसे प्रॉमिस किया था, 1858 तक बात की है। लेकिन अब यहाँ से चूँकि अब महारानी का शासन आ गया है, तो महारानी के शासन में हम आगे जितनी भी डिस्कशन होगी वहाँ के गवर्नर जनरल को लेकर भी हम अगला वीडियो बनाएंगे। लेकिन इसके लिए अब चीज़ें कवर कर लेने दीजिए, कुछ टॉपिक समाप्त हो जाएगी, उसके बाद हम फिर उसको लेके आएंगे। ठीक है, तो आइए इतने की पीपीटी देख लेते हैं। पीपीटी में हमने आपसे इधर हमारी आपसे बात हो चुकी थी। हमारी आपसे बात करनी थी कहाँ से? यहाँ से भारत के गवर्नर जनरल से। हमने बताया था कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का विलियम बेंटिक था और यही अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। और इसके बाद इसका कार्यकाल 1828 से 35 के बीच में था। इसके कुछ हमने महत्वपूर्ण बातें आपसे बताई थी। उसके बाद दूसरा जो होता है 1835 में मेटकाफ आता है। मेटकाफ एक कार्यकारी गवर्नर होता है, लेकिन इसने महत्वपूर्ण कार्य क्या किया? इसने किया भारतीय प्रेस का मुक्तिदान किया, भारतीय प्रेस को मुक्त किया। और उसके बाद ऑकलैंड आते हैं इनके काल में। अफगान युद्ध होता है, ये जानने की और महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। एलनबरो आते हैं। एलनबरो के लिए महत्वपूर्ण है क्या? दास प्रथा का अंत करते हैं एलनबरो। दास प्रथा का अंत करते हैं, ये आपको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि दास प्रथा का अंत कौन करता है? दास प्रथा का अंत करते हैं एलनबरो। ठीक है दोस्तों, विलियम बेंटिक के बारे में हमने आपको यहाँ पे अगर आपको लग रहा हो नहीं बताया तो हमने डिटेल में इसके पहले पीपीटी में दिखाया था। यहाँ पे आपको रिवाइज करा देते हैं कि हमने बताया था कि उन्होंने सती प्रथा का अंत 1829 में किया था, ठगी का अंत 1830 में किया था। कर्नल मैन का योगदान इसमें बहुत बड़ा था। ये चीज़ हमने आपको पहले विलियम बेंटिक को लेकर बताई है। उसके बाद हमने मेटकाफ को बताया, प्रेस का मुक्त जाता है। फिर ऑकलैंड को प्रथम आंग्ल युद्ध में बहुत बुरी तरह से हारे थे ये, जो 1839 से लेकर 1842 के बीच में हुआ था। उसके बाद हमने लॉर्ड एलनबरो को बताया जिसने दास प्रथा का अंत किया। इसके बाद लॉर्ड हार्डिंग की काल आता है। लॉर्ड हार्डिंग के बारे में आपको जानना क्या था? लॉर्ड हार्डिंग के बारे में हमने आपको बताया, अब बता देते हैं। चर्चा हमने की कि ये प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में यह भाग लेते हैं और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में आप देखेंगे ये विजयी होते हैं। और साथ ही साथ इन्हें आप देखेंगे के साथ जो संधि होती है वो लाहौर की संधि होती है 1846 में। और इन्होंने जो अंत की थी वो नरबली प्रथा का अंत किया था। ये महत्वपूर्ण है। ये नरबली कहाँ प्रचलित थी? उड़ीसा में प्रचलित थी, खोडू नामक क्षेत्र में। जो खोडो के लोग, खोडू नामक जनजाति है, वहाँ उन क्षेत्रों में नरबली प्रचलित। आप देखेंगे कि नरबली का अंत करता है लॉर्ड हार्डिंग। इसके बाद लॉर्ड
डलहौजी, ये पूरा का पूरा महत्वपूर्ण है, पूरा इसमें कोई स्टार लगाने की जरूरत नहीं, पूरा पॉइंट महत्वपूर्ण है। देखिए, इसने व्यक्तिगत का सिद्धांत लाया, डॉक्टर नापलेस लेके आया। इसने पहले प्रथम रेलवे की स्थापना की, मुंबई से ठाणे के बीच चलाई। दूसरा PW विभाग की स्थापना करता है, लोक सेवा शिक्षा विभाग की स्थापना करता है, भारतीय डाक की शुरुआत करता है और व्यक्तिगत के सिद्धांत के तहत सबसे पहले सतारा को 1848 में, जयपुर को 1849 में, संबलपुर को 1849 में, उदयपुर को 1852 में और झांसी को 1853 में मिलाता है। और आगे लिस्ट अगर आप चाहिए तो 1854 में नागपुर को और अवध को 1856 में मिलाता है। ठीक जो 1857 की क्रांति के ठीक पहले, और अवध को मिलाने का जो आधार बताता है, कहता है यहाँ पे कुशासन है, यहाँ पे बैड गवर्नेंस है। और देखेंगे आगे ये चीज़ें कौन थी, ये कर रहा था कौन, डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। उसके बाद 1856 से 62 के कार्यकाल में आते हैं जो लॉर्ड कैनिंग आते हैं, ये अंतिम गवर्नर जनरल होते हैं और भारत के प्रथम वायसराय होते हैं। 1857 की क्रांति इन्हीं के काल में होती है। 1858 में का एक्ट इनके शासनकाल में आता है। IPC का जो 1861 का एक्ट है इनके शासनकाल में आता है। भारतीय विधि संहिता का जो 1859 का एक्ट है इन्हीं के काल में आता है। तो ये थी आज की वीडियो की पूरी डिटेल। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इतना ही हमारी चर्चा। अच्छा, एक चीज़ और जो हमने आपसे अब तक चर्चा की उसे समराइज कर देते हैं। देखिए, हमने बताया कि 1773 जो था एक डिवाइडिंग पॉइंट था, जहाँ पर 1773 में जो बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे, जो बंगाल के गवर्नर थे, यहाँ से बदल कर क्या हुआ, 1773 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गए थे। एक पॉइंट यहाँ कन्वर्टिंग था। दूसरी 73 के बाद 1813 में दूसरा कन्वर्टिंग पॉइंट होगा 1813 में। 1813 में जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैं ये बदल के क्या हो जाएंगे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो जाएंगे। और कौन पहला था, अच्छा पहले बता दें, पहले 1773 वाले में, 1773 में पहला गवर्नर जनरल ऑफ कहाँ का, बंगाल कौन होता है, वो होता है, आपको हमने वीडियो में दिखाया था, पहले हो रहे हैं वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग हो रहे हैं 1773 के एक्ट के बाद। ओके, उसके बाद जो आप देखेंगे तो जो ये चेंज हो रहा है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये हो रहे हैं लॉर्ड वेंटिंग, ये लॉर्ड वेंटिंग हो रहे हैं। और समय कौन सा है, 1833 की। अब 1833 एक मील का पत्थर हो रहा है। 1833 के बाद जो अगला मील का पत्थर होगा 1858 होगा। 1858 में क्या होगा कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, GGI हैं, ये चेंज हो जाएंगे किसमें, वायसराय में। यानी वायसराय कौन, वायसराय का अर्थ है सम्राट का प्रतिनिधि। क्लियर। अब यहाँ से अब बात करें तो जो लॉर्ड कैनिंग है क्या है, अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है और प्रथम वायसराय है। अब देखिए अंतिम वायसराय कौन होता है, अंतिम वायसराय होता है माउंटबेटन। ये 1947 तक आज़ादी तक रहेगा। लेकिन प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन होता है, तो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल होते हैं राजगोपालाचारी। देखिए जब भारत आज़ाद होता है तो भारत वायसराय को समाप्त करता है, क्यों कहता है कि अब हम रानी की प्रतिनिधि नहीं रहेंगे बल्कि हमारा भारत का गवर्नर जनरल होगा। भारत के गवर्नर जनरल उस समय जो वायसराय था उन्हीं को बनाया जाता है, माउंटबेटन को। यानी भारत का पहला गवर्नर जनरल माउंटबेटन होंगे। दूसरे उसके बाद प्रथम भारतीय जिनको बनाया जाता था वो श्री राजगोपालाचारी थे। यानी अब देखिए माउंटबेटन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल होंगे और साथ ही साथ जो भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल होगा वो होंगे श्री राजगोपालाचारी। ठीक है दोस्तों, तो ये थी पूरी डिटेल, एक एक पॉइंट। यहाँ से हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो भी एग्जाम होगा उस एग्जाम में कम से कम एक प्रश्न, अधिक से अधिक 3 प्रश्न तो मिल ही जाएंगे। कहीं आपसे प्रथा का अंत पूछ लिया जाएगा, कहीं गवर्नर जनरल से प्रश्न आ जाएंगे, कहीं एक्ट से प्रश्न आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को कम से कम 2 बार आप लोग देखिए, एक बार से 2 बार आप देखिए, 2 बार आप देखिए, जिससे आपको ये लाभ करेगा। ठीक है दोस्तों, तो रुकेंगे आज हम यहीं पर, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। ये हमारा YouTube चैनल, ये NME कॉर्नर।
ठीक है, जो आपको देता है एक लिटिल हेल्प फॉर यू, एक छोटी सी सहायता, बहुत बड़ी सहायता नहीं, क्योंकि पढ़ना आपको है, बस हमें एक छोटी सी राह दिखानी है। ठीक है दोस्तों, तो रुकेंगे हम यहीं पर, मिलेंगे आपसे कल सुबह फिर कितने बजे, वही टाइम 9 बजे, बड़े सवेरे। ठीक है दोस्तों, तो रुकेंगे, आप में आज्ञा दीजिए अपने मित्र रमेश चंद्र को। जय हिंद, जय भारत।